Hello guys, so welcome to your YouTube channel Entrance वाला. दिस इज़ परमीत योर इंग्लिश टीचर. और जो हमने लास्ट तक पढ़ चुके थे उसमें हमारा डन हो गया था प्रिपोजिशंस, और आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो रहने वाला है हमारा कंजक्शंस. एंड आई होप आप लोगों की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी, और हमें ऐसे ही कंटिन्यू करते जाना है आगे आगे, और इंग्लिश को अपनी और ज़्यादा बेटर बनाएंगे. और इसी के साथ जो कंजक्शंस हैं उसमें हम एक फ़न फैक्ट भी होगा, इस बार तो 2 या 3 फ़न फैक्ट भी हो सकते हैं. और उसके बाद पूरा कंजक्शन के टाइप्स हो गए, उनका इम्पोर्टेंस हो गया, उनका यूजेज हो गया सेंटेंस में. तो ये सब हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे. सो लेट्स बिगिन आवर न्यू लेक्चर, दैट इज़ कंजक्शंस एंड इट्स टाइप्स. ओके, चलिए अब इसमें हमें क्या देखना होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या थे. ये तो हमें पता ही है कि जो चीज़, जो पर्टिकुलर वर्ड है उसकी कैटेगरी को बताना कि किस तरह से वो कैटेगराइज किया गया है सेंटेंस में. इन सारे टाइप्स में से वो कौन सा वाला टाइप है पार्ट ऑफ स्पीच का, वो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है. मतलब ये कौन सी कैटेगरी के अंडर आ रहा है इन सभी में से. तो ये सारे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर आते हैं. और जो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कंजक्शन, क्योंकि इससे पहले नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ये सबकी वीडियोस आ चुकी हैं. अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाके पहले इनको पढ़ के आइए, उसके बाद आप आके कंजक्शंस देखिएगा. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे पीछे से बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं तो हमें आगे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है. तो पहले आप लोग जाइए, ये सब वीडियोस देखिए, इनको समझिए, इनके नोट्स बनाइए प्रॉपर. क्योंकि जब हम आगे मिक्स्ड एमसीक्यूज करेंगे तो उसमें आपको मतलब लर्न होना चाहिए कि कौन सा टाइप किसका है, किसके कितने टाइप्स होते हैं, उसके अंदर क्या क्या यूज़ होता है, या उसका सेंटेंस में यूसेज क्या है. तभी आप हर एक एमसीक्यू को सॉल्व कर पाएंगे. क्योंकि अगर हम पर्टिकुलर टॉपिक के एमसीक्यू करते हैं तो वो तो हमारे पास अच्छे से हो जाते हैं कि भाई हमने अभी अभी पढ़ा और अभी अभी 10 एमसीक्यूज कर लिए. जब इन सारे टॉपिक्स के एमसीक्यूज जब मैं मिक्स करके करवाऊंगी तो उसमें फिर प्रॉब्लम हो जाएगी कि हमें याद नहीं था कि प्रीपोजिशन के कितने टाइप थे, प्रोनाउन के कितने थे. तो इतना हमें उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, या फिर शॉर्ट नोट्स बनाइए जिसको जब आप एमसीक्यूज करने बैठें तो उसको पहले रिवाइज करिएगा, उसके बाद हम मिक्स्ड एमसीक्यूज की सीरीज आपके लिए लेकर आएंगे. चलिए अब आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने बताया, वो क्या रहने वाला है, कंजक्शंस. चलो अब देखते हैं कंजक्शंस है क्या. ठीक है, अब कंजक्शन क्या है. कंजक्शन दो चीज़ों को, मतलब जैसे पूरा सेंटेंस है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला, उसमें और भी चीज़ें होती हैं. तो दो मतलब ऐसा वर्ड जो क्या किन किन चीज़ों को ज्वाइन करता है, वो किन्हीं दो वर्ड्स को भी ज्वाइन कर सकता है. राइट, वेट अ सेकेंड. हाँ जी, वो किन्हीं दो वर्ड्स को भी ज्वाइन कर सकता है, कोई दो फ्रेजेस को भी ज्वाइन कर सकता है, कोई दो क्लॉजेस को भी ज्वाइन कर सकता है, या फिर वो पूरे 2 सेंटेंसेस को भी ज्वाइन कर सकता है. मतलब ये मतलब रिश्ते बनाने का काम करता है. ये बीच में 2 चीज़ों को ज्वाइन करता है, कंबाइन करता है. अब ये कंबाइन क्यों करता है, क्योंकि अब हमें शॉर्टकट चाहिए अपनी लाइफ में, है ना. हमें होता है कि हमारा जो 3-4 बातें हैं वो हम तुरंत फटाफट बोल दें और हम शॉर्टकट से चलें. मतलब आजकल सभी का यही फंडा है कि जो भी काम है वो शॉर्टकट से हो जाए. तो ये शॉर्टकट जो हमारा बनाता है सेंटेंस में, वो कंजक्शन बनाता है. यानी कि अगर 2 सेंटेंस होंगे तो वो कंबाइन करके एक ही बना देगा, एक वर्ड ऐड करके बस. तो वो हमें 2 सेंटेंस लिखने की बजाय हम उसको एक ही सेंटेंस में कवर कर सकते हैं. राइट. और उसके बाद अगर वर्ड्स के बीच का रिलेशनशिप शो करना हो तो उसमें भी वो क्या करता है, एक वर्ड ऐड हो जाएगा दोनों वर्ड्स के बीच में, तो वो उनके बीच में रिलेशनशिप बताएगा. एंड देन आर द फ्रेजेस के बीच में और क्लॉजेस के बीच में इनको वो ज्वाइन करता है. यानी कि कोई भी वर्ड हो गया, कोई भी फ्रेज हो गए 2, कोई भी क्लॉजेस हो गए 2, और कोई भी सेंटेंसेस हो गए, उनको ज्वाइन करने का काम कौन करता है, हमारे कंजक्शंस. अब इट हेल्प सेंटेंसेस साउंड स्मूथ एंड मीनिंगफुल. अब जब हम मतलब जैसे अगर हम बात करें तो जब हमें बहुत लॉन्गर सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं तो वो मतलब ऐसा लगता है कि सामने वाला भी सुन के बोर होने वाला है कि एक ही बात को बार बार क्यों रिपीट कर रहा है. जैसे कि हम एक पर्सन की बात करें, अब उसको बाइसाइकिल राइड करना भी पसंद है, उसको चॉकलेट खाना भी पसंद है, उसको पढ़ना भी पसंद है. तो मैं ऐसे लिखूं कि ही लाइक्स टू राइड बाइसाइकिल, ही लाइक्स टू ईट चॉकलेट, ही लाइक्स टू स्टडी. अब ये जो ही लाइक्स टू वर्ड है ये कितनी बार रिपीट हो रहा है ना, तो वो हमारा सेंटेंस जो है वो स्मूथ नहीं लग रहा. ऊपर से 2-3 अलग अलग सेंटेंसेस बन रहे हैं. तो अगर हम किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन करते हैं
तो उसमें हमें क्या इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारी कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल स्मूथ रहे, मतलब सामने वाले को ये ना लगे कि यार ये क्यों बार बार मतलब इसी तरह से एक ही बात को रिपीट कर रहा है। ठीक है, मुझे पता लग गया एक ही पर्सन की बात हो रही है, तो उसको एक ही साथ बताओ ना एक सेंटेंस में, है ना, हमें उसको रिपीट ही क्यों करना है बार बार, ही लाइक्स ही लाइक्स ही लाइक्स, राइट। तो इसी तरह से ये जो कंजक्शंस हैं ये हमारे सेंटेंस को स्मूथ करते हैं और उनको मीनिंगफुल बनाते हैं, राइट। तो अगर हम अलग अलग करके सेंटेंसेस लिखेंगे और उनको बार बार बोलेंगे तो एक तो ये बहुत और लगेगा, ऊपर से कभी कभार क्या होता है कि ये ना मतलब मीनिंगलेस से बन जाते हैं और वो सामने वाले को सुनने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो एक तो स्मूथनेस लाता है सेंटेंस में और सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, दो वर्ड्स थे राम एंड श्याम, तो अब इन्होंने क्या किया, इनको ज्वाइन करने के लिए एंड लगा दिया। तो यहाँ पर एंड किसका काम करेगा, हमारा कंजक्शन का। अब अगर मैं ऐसे बोलूं कि राम इज अ बॉय, श्याम इज अ बॉय, उसके बाद मैं तीसरा सेंटेंस बोल दूं कि राम इज अ फ्रेंड ऑफ श्याम एंड श्याम इज फ्रेंड ऑफ राम। अब देखो ये कितना लंबा सेंटेंस बन गया कि राम इज फ्रेंड ऑफ श्याम एंड श्याम इज फ्रेंड ऑफ राम। तो अब ये दोनों सेंटेंसेस को अगर हमें कंबाइन करके लिखना हो, मतलब तो एक है ना कि राम श्याम का फ्रेंड है और श्याम राम का फ्रेंड है, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि दोनों फ्रेंड्स हैं। तो मतलब ये जो दो लॉन्ग सेंटेंसेस थे उनको मैंने क्या किया, शॉर्टर कर दिया सिर्फ एक वर्ड का यूज करके, जो कि क्या था, एंड। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो इसी के साथ अब आगे देखते हैं, आई वॉज टायर्ड बट आई कंटिन्यूड स्टडिंग, है ना। तो यहाँ पर भी दो सेंटेंसेज हैं कि शी कंटिन्यूड, देखो इसमें हम पहले लिख सकते हैं कि शी वॉज टायर्ड, ठीक है, उसके बाद लिख देंगे हम अगले सेंटेंस में कि शी कंटिन्यू टू स्टडी। तो अब इन दोनों सेंटेंसेस, अभी दो अलग अलग सेंटेंसेस हो गए, अब हमें अलग अलग नहीं लिखना है, हमें इनको ज्वाइन करके ही लिखना है। तो वो ज्वाइन करने के लिए जो हमारा वर्ड यूज हुआ बट, ये हमारा क्या कहलाएगा, कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या है, कंजक्शन वो वर्ड्स हैं जो किन्हीं भी दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या किसी भी दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, राइट। और ये हमारे सेंटेंस को स्मूथ बनाता है और मीनिंगफुल बनाता है। चलिए अब इसमें आगे बढ़ेंगे। अब वाई डू वी यूज कंजक्शन, अब हम इसका यूज ही क्यों करते हैं, मतलब हमें वो स्मूथ या मीनिंगफुल बनाना ही क्यों है, क्या बात है ना। तो वी यूज कंजक्शंस टू कनेक्ट आइडियाज, जिससे कि हमारे आइडियाज वन ऑन वन जो कनेक्ट करने हैं, हम बात ही क्यों कर रहे हैं, अपने आइडियाज, अपने जैसे हम पढ़ते हैं हिंदी में, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, राइट। तो जब हमें आइडियाज या अपने व्यूज सामने रखने हैं या फिर हम बात कर रहे हैं, आपस में कन्वर्जेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होगा, ठीक है। तो ये हमारे आइडियाज को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। जो हम एक्सचेंज ऑफ आइडियाज कर रहे हैं उनको एक ही कनेक्शन प्रोवाइड कराने में जो हेल्प करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कंजक्शन। आगे अवॉइड रिपीटेशन, ये तो मेन पॉइंट हो गया। जैसे मैंने पिछला एग्जांपल दिया आई लाइक वाला, तो इसमें क्या था कि बार बार जो ही लाइक्स वाला वर्ड है वो रिपीट हो रहा है कि ही लाइक टू प्ले क्रिकेट, ही लाइक टू राइड बाइसाइकिल एंड ही लाइक टू ईट, है ना। तो अब यहाँ पर जो ही लाइक है, ही लाइक है, ही लाइक है, अब ये बार बार रिपीट हो रहा है तो बहुत ऑड प्रोनाउंस कर रहा है, मतलब सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है और मतलब बोलने में भी इतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये जो कंजक्शंस हैं ये हमारे जो रिपीटिशन है उसको अवॉइड करने का काम करेगा। आगे मेक सेंटेंसेस लॉन्गर एंड बेटर, और ये हमारे सेंटेंस को लॉन्गर बनाता है और उसकी क्वालिटी को एनहांस करता है, बेटर बनाता है, राइट। लंबा बेशक हो जाएगा बट ये है कि वो रिपीटिशन नहीं होगा, है ना। उसके बाद उसकी जो क्वालिटी है, वो जो सुनने में अच्छा लगता है या बोलने में अच्छा लगता है, वो क्वालिटी उसकी एनहांस हो जाती है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल वही बड़ा अच्छा, विदाउट कंजक्शन अगर हमें ये दो बातें लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे, आई लाइक टी एंड आई लाइक कॉफी। अब इसमें आई लाइक का रिपीटिशन हुआ दो बार, है ना। अब वही चीज़ है कि अगर मेरे को रिपीटिशन ना करना हो, मैं एक साथ, अब ये दोनों चीज़ें मैं ही पसंद करती हूँ, मुझे चाय भी पसंद है और मुझे कॉफ़ी भी पसंद है। यहाँ पे कोई सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन तो नहीं है, मेरी ही बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पर जब एक ही पर्सन की बात हो रही है तो क्यों ना हम इनको ज्वाइन कर दें। ये जो टी एंड कॉफ़ी है ये एक ही पर्सन के द्वारा पसंद करे जा रहे हैं, तो हमारा क्या काम होगा कि मैं बस आई लाइक एक ही बार लिख दूँ और इन दोनों वर्ड्स को ज्वाइन कर दूँ तो मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मुझे इनको ज्वाइन करना हो तो मैं यहाँ पर एंड का यूज करूंगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई लाइक टी एंड कॉफी, बस सिंपल। तो हमने क्या करना है, जो रिपीटिशन वाले वर्ड्स हैं उनको हटाना है, उनको अवॉइड करना लिखने से, और जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको कंबाइन करके लिखना होगा, राइट। तो इसी तरह से हम कंजक्शन को यूज करते हैं टू कनेक्ट आइडियाज, टू अवॉइड रिपीटिशन एंड टू मेक सेंटेंस लॉन्गर एंड बेटर एंड टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ सेंटेंस सो दैट इट लुक्स गुड टू प्रोनाउंस ऑल्सो एंड टू हियर ऑल्सो, राइट। सो दिस इज व्हाट अबाउट
कंजक्शन। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स। अब इसके सिर्फ 3 टाइप्स होते हैं, थोड़ा इजी है, मतलब आ जाएगा आपको समझ में, राइट। तो अब इसके 3 टाइप्स के बारे में पढ़ना है। पहला आ जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा आ जाएगा सबऑर्डिनेटिंग एंड तीसरा आ जाएगा कोरिलेटिव। पहले हमें इसको याद रखना होगा। फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग, सेकंड वन इज सबऑर्डिनेटिंग एंड थर्ड वन इज कोरिलेटिव। अब इनको हम एक एक करके डीप में स्टडी करते हैं वन बाय वन। तो अब हमने पहला पढ़ना है कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। अब देखना, इसको सुनना ध्यान से, ये आई इंटरेस्टिंग चीज। जब मुझे कोई भी सेंटेंस के 2 इक्वल पार्ट्स को ज्वाइन करना हो, राइट, फिर से सुनिए, कोऑर्डिनेशन बनाना हो। कोऑर्डिनेटिंग से क्या आ रहा है शब्द निकल के? कोऑर्डिनेशन। जब भी हमें सेंटेंस में किसी 2 पार्ट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन को शो करना हो या कोऑर्डिनेशन दिखाना हो या फिर उनको आपस में कनेक्ट करना हो, तो हम किसका यूज करते हैं, किस कंजक्शन का यूज करते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का। अभी तो डेफिनेशन होंगे, लेकिन डेफिनेशन हमसे पूछी नहीं जाती है, राइट। अब हमें ना ट्रिक चाहिए कि हम किस तरह से, मतलब कंजक्शन के वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, तो ऐसे कौन से कंजक्शन होंगे जो कोऑर्डिनेटिंग के अंदर आएंगे। तो इसकी ट्रिक है, एक वर्ड याद रखिए, फैन बॉयज, है ना, FANBOYS, है ना। अब ये जो वर्ड्स हैं FANBOYS, ये 7 वर्ड्स हैं। तो इसमें किस तरह से हम इसको रिमेंबर कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कैसे जो वर्ड्स हैं, जो कंजक्शंस हैं, वो यूज होते हैं। अब F स्टैंड्स फॉर, A स्टैंड्स फॉर एंड, N फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट एंड S फॉर सो। अगर मैं कहूँ कि इसको ऐसे ही रट्टा मारो, ऐसे याद करो, तो होगा नहीं। बट जब हमें एक वर्ड याद होगा फैन बॉयज, तो हम F से बना लेंगे, F से फॉर, ठीक है, एंड फॉर, एंड A स्टैंड्स फॉर एंड, देन इज नॉर, बट, और, येट एंड सो, ठीक है। तो इसको आप इस ट्रिक से रिमेंबर कर सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उसमें जो फैन बॉयज वाले कंजक्शन हैं, जो कंजक्शन वर्ड्स हैं, और वो ये बात और ध्यान रखेंगे कि सेंटेंस में सिर्फ जो 2 इक्वल पार्ट्स हैं उनको कनेक्ट करता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, आई वॉन्टेड टू प्ले, ठीक है, एंड इट वॉज रेनिंग। वो खेलना चाह रहा था लेकिन बाहर रेन। अब देखो, हम जब हिंदी में भी इसको बोल रहे हैं, लेकिन बाहर बारिश हो रही थी, तो जो लेकिन वर्ड है ना, जब हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहें तो लेकिन का मतलब होता है, मतलब बट का मतलब होता है लेकिन, है ना। तो आई वॉन्टेड टू प्ले, है ना। अब यहाँ पर लिख दोगे बट इट वॉज रेनिंग। तो यहाँ पर इसी तरह से हमें ये ध्यान रखना है कि अगर इनमें से कोई भी कंजक्शन यूज हो रहा है फैन बॉयज में से, या फिर आपको कोई भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करना है, तो आप फैन बॉयज में से ही लेंगे। या फिर ऑलरेडी क्वेश्चन में इनमें से कोई कंजक्शन यूज हो रहा है, तो आप उसको किस कैटेगरी के अंडर रखेंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंडर हम इसको कंसीडर कर देंगे। तो ये जो फैन बॉयज वाले सारे कंजक्शन हो गए, कैसे कंजक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, राइट। अब अगला देखो, शी वर्कड हार्ड एंड सक्सीडेड। अब हम इसमें, अगर हम इसको सेपरेट करके लिखना चाहें तो हम लिखेंगे शी वर्कड हार्ड, शी सक्सीडेड, राइट। तो अब हमें नहीं लिखना है बार बार, शी को रिपीट नहीं करना, हमें रिपीटिशन ही तो अवॉइड करना है। तो हम क्या लिख देंगे? सिर्फ सिंगल टाइम लिख देंगे, शी वर्कड हार्ड एंड सक्सीडेड। तो इसी के साथ हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन खत्म होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किसी भी सेंटेंस के 2 इक्वल पार्ट को ज्वाइन करने में हेल्प करता है। और इसकी ट्रिक क्या है? अगर हमें इसके अंडर वाले कंजक्शंस को पहचानना है तो इसके अंडर 7 कंजक्शंस आते हैं, जो कि हमारा होता है फैन बॉयज, जिसमें F स्टैंड्स फॉर, A स्टैंड्स फॉर एंड, N फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट एंड S फॉर सो। तो ये फैन बॉयज वाले हमारे जो कंजक्शन है वो किसके अंडर आ गए? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर। अब आ गए सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग हो गए, अब सबऑर्डिनेटिंग को देखते हैं। दे जॉइन अ मेन क्लॉज विद अ डिपेंडेंट क्लॉज। ये ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा आपको समझना होगा। अब जैसे कि क्या है, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज आखिर क्या होते हैं, है ना। अब डिपेंडेंट क्लॉज वो हैं कि जो क्लॉज पहले लिखा है, मेन क्लॉज जो है, अगर वो एब्सेंट हो तो डिपेंडेंट क्लॉज की कोई वैल्यू रहती ही नहीं है, क्योंकि वो पहले वाले पे डिपेंडेंट होता है, राइट। और अगर मैं इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात करूं तो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है, अगर वो पहला वाला मेन क्लॉज एब्सेंट हो तो भी वो अपना फुल मीनिंग बनाता है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, वो मतलब फ्री है वो, है ना। तो वो अपना फुल मीनिंग बनाएगा, चाहे मेन क्लॉज प्रेजेंट हो चाहे मेन क्लॉज एब्सेंट हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मेन क्लॉज से। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसको बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ये सारा किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारे मेन क्लॉज पे डिपेंड कर रहा है, राइट। अब देखो, आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ठीक है। अब ये इट वॉज रेनिंग है ना। अब ये किस पे डिपेंड करेगा?
आई स्टेड होम पर, क्यों? क्योंकि वो घर पर रहा। अब इसका रीजन देना है ना। तो अब ये इसका रीजन हमें बताना पड़ेगा कि ये किस वजह से घर पर रहा, तो उसकी डिपेंडेंसी किस पर आ रही है, कौन से मेन क्लॉज पर आ रही है, राइट। अगला देखो, ऑल्दो ही इज रिच ही इज हम्बल, है ना, कि वो रिच है लेकिन वो उसके साथ साथ हम्बल भी है ना। अगर हमें किसी को बताना हो ही इज रिच, तो ये फुल सेंटेंस बन रहा है, तो हमारा मेन क्लॉज हो गया, है ना। अब हमें बताना हो कि ही इज हम्बल, तो हम ये क्यों बता रहे हैं भाई, है ना। ही इज हम्बल बताने की हमें जरूरत ही क्या पड़ गई, क्यों? क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो हम पहले मेन क्लॉज को पूरा लिख देंगे कि ही इज रिच, वो रिच होने के बावजूद भी बहुत हम्बल हैं। तो इससे ध्यान रखिएगा, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या करते हैं, किसी भी मेन क्लॉज और उसका जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा जो कि उस पर डिपेंड करेगा, बिना मेन क्लॉज के वो डिपेंडेंट क्लॉज अधूरा है। तो किसी भी मेन क्लॉज या किसी भी डिपेंडेंट क्लॉज के बीच को रिलेशनशिप शो करता है या फिर उसको ज्वाइन करता है। अब इसके वर्ड्स जैसे हो गए, अब देखो वो जो फैन बॉयज वाले वर्ड्स हैं उनको हटा दो, उसके अलावा जितने भी वर्ड्स आप सोच सकते हो ऑलमोस्ट, ठीक है, जितने भी वर्ड्स आप सोच सकते हो वो किसके अंडर आते हैं, सबऑर्डिनेटिंग के अंडर आते हैं, इतना सोच लेना। फैन बॉयज को हटा दो, जो अपने 7 वर्ड्स देखे थे हमने कोऑर्डिनेटिंग वाले में, उनको साइड करके जो भी वर्ड्स आप कनेक्ट करने के लिए सोच सकते हैं वो वाले किसके अंडर आते हैं, सबऑर्डिनेटिंग के अंदर। बट हमें एक केस चेक करना होगा कि जो हमारा दूसरा वाला क्लॉज हो वो डिपेंडेंट क्लॉज हो, वो वो इंडिपेंडेंट ना हो, राइट। तो इसमें वर्ड्स, कॉमन वर्ड्स जो हम यूज कर लेते हैं वो कौन कौन से आ गए, बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, इफ, व्हेन, व्हाइल, बिफोर एंड आफ्टर। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के अंदर आएंगे। 2 टाइप्स के क्लॉज हम स्टडी कर चुके हैं, फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग एंड सेकंड वन इज सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स को ज्वाइन करता है विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन वर्ड्स फैन बॉयज, और जो सबऑर्डिनेटिंग है वो क्या करता है, वो एक तो मेन क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज, उनके बीच में रिलेशनशिप शो करता है किसी भी कंजक्शन का यूज करके, जो कि फैन बॉयज से अलग होने चाहिए, मतलब उनको नहीं छेड़ना हमें, उनको उधर ही रहने दो कोऑर्डिनेटिंग की कैटेगरी में, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, अब आ गया हमारा कोरिलेटिव तीसरा। अब ये क्या करेगा, ये पेयर्स में काम करता है ना। कोरिलेटिव से यहाँ पे को से याद रखना पेयर, ठीक है। तो ये पेयर्स में काम करेगा, यानी कि जब भी हमें किसी 2 चीज़ों को या किसी 2 सिचुएशन को एज अ पेयर लिखना हो तो वो काम कौन करेगा, हमारा कोरिलेटिव। कैसे, अब जो हम ये जो पेयर्स हैं ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, जैसे कि आइदर और, ठीक है, नाइदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और। तो ये सारे जो पेयर्स हैं जो कि एक ही सेंटेंस में 2-2 कंजक्शन यूज होते हैं या फिर पेयर्स यूज होते हैं, तो वो हम किस कैटेगरी के अंडर डालते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन की कैटेगरी के अंडर उसको हम कंसीडर करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आइदर यू स्टडी, अगर मैं इतना ही लिखूं बस और इसका दूसरा पेयर हटा दूं, यार चल यहाँ से भाग जा, मैं स्टॉप नहीं कर रही वीडियो अभी, हट जा। तो अगर हम इसके पेयर में देखें तो अगर यहाँ पर लिखा है आइदर यू स्टडी और यू फेल, तो अगर मैं यहाँ पर और यू फेल हटा दूं तो जो आइदर यू स्टडी, यार हट जाए यार प्लीज प्राची, तो जो यहाँ पर, हाँ अभी जा, मेरी हंसी निकल जाती है, मैं ऐसे पढ़ा नहीं पाऊंगी, चलो ठीक है। तो अब हमने देखा कि कोरिलेटिव कंजक्शन में हम पेयर्स की बात करते हैं। अब अगर मैं एग्जाम्पल में देखूं कि आइदर यू स्टडी और यू फेल, इस एग्जाम्पल में अगर मैं और यू फेल को हटा दूं तो आइदर यू स्टडी जो है वो हमारा इनकम्प्लीट सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि उसका पेयर एब्सेंट है। जो आइदर का पेयर है और वो तो एब्सेंट है, और ये अपने पेयर के बिना काम ही नहीं करता। ये कहेगा कि जब तक मेरा पेयर नहीं आएगा मैं यूज नहीं, मतलब मैं यूजफुल नहीं कहलाऊंगा सेंटेंस में, आप मुझे यूज कर दो मैं किसी काम का ही नहीं रहूंगा, है ना। जब तक मेरा पेयर नहीं आएगा वो किसी काम का नहीं रहेगा, जब तक इनमें से कोई एक, जैसे कि अब ये पहला वाला है ना, इसका ये होना जरूरी है, लेकिन अगर मैं सिर्फ और लगा दूं तो और के लिए आइदर का होना जरूरी नहीं है, और थोड़ा सेल्फिश है, लेकिन जो आइदर है वो बिना और के काम ही नहीं करेगा, राइट। तो वो उसको अपना पेयर बड़ा नीडेड होता है सेंटेंस में अपना मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। आगे देखते हैं, शी इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, कि ना तो वो सिर्फ स्मार्ट है बल्कि वो हार्ड वर्किंग भी है। तो ये भी हमारा पेयर है जो कि कौन सा हो गया, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो। तो इसी के साथ हमने ये देखा कि जो कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं उसमें हम पेयर्स का यूज करते हैं, और अगर फर्स्ट वाला हमने पेयर का जो फर्स्ट वर्ड है वो लिखा और उसका सेकंड वाला नहीं लिखा तो वो जो फर्स्ट वाला जो हमने सेंटेंस में यूज किया है वो किसी काम का नहीं होगा, वो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं कहलाएगा सेंटेंस में। तो सेकेंड वाले का होना इज मस्ट, क्योंकि वो दोनों ऐसा पेयर वर्क कर रहे हैं, और पेयर में से अगर एक मिसिंग है
तो फिर वो यूज़ में नहीं आएगा। तो इसी के साथ कंजक्शन हमारे खत्म होते हैं। 3 टाइप के कंजक्शन देखे हमने, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। कोऑर्डिनेटिंग में हमने देखा फैन बॉयज यूज होता है जिसमें 2 इक्वल पार्ट सेंटेंस के हम ज्वाइन करते हैं। सबऑर्डिनेटिंग में हम एक तो मेन क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज, इन दोनों को ज्वाइन करने का काम करते हैं। और इसमें जो कंजक्शन यूज होंगे वो फैन बॉयज को हटा के होंगे, जैसे बिकॉज, ऑल्दो, इफ, एक्सेट्रा। और अपना जो ये हो गया कोरिलेटिव कंजक्शन, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो कंजक्शंस हैं वो पेयर में काम करते हैं। अगर किसी एक भी कंजक्शन का एक भी पेयर एब्सेंट हुआ तो वो उस सेंटेंस में उस तरह का वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा जिसके लिए उसको रखा गया है या फिर जिसके लिए वो यूज होता है, राइट। तो इसी के साथ हम आगे देखते हैं इसमें। चलिए अब आती है बारी एमसीक्यूज की। पहला एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंजक्शन। हमें बताना है कौन सा कंजक्शन है, यानी कि जो 2 चीज़ों को ज्वाइन करे। तो क्विकली तो नहीं है, ठीक है, ये नहीं होगा। ब्यूटीफुल भी खासियत है, ये भी नहीं होगी। रन हमारी वर्ब हो गई, तो जो कंजक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, एंड, राइट। चलिए अब इसमें आगे देखेंगे, विच इज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कौन सा होता है, जो कि एक मेन क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज के लिए यूज होता है। अब देखो जो एंड है वो तो फैन बॉयज वाले में आ गया, वो कोऑर्डिनेटिंग में आ गया। बट भी आ गया फैन बॉयज वाले में, इसको भी हटाओ, ठीक है। अब ये जो और है, ठीक है, ये किस में आएगा, ये लास्ट वाले में, कोरिलेटिव वाले में। तो जो बिकॉज रह गया हमारा वो कौन सा क्लॉज हो गया, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अब ऐसी चीजों के लिए ना आपको ये पता होना चाहिए, मतलब कंजक्शन तो ये सारे ही है ना। अगर जिसने ये कंजक्शन के पार्ट्स नहीं पढ़े हैं तो वो कैसे पहचानेगा कि कौन सा कंजक्शन है। इसीलिए ये पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इस लेवल के क्वेश्चन एएमयू में पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स के बारे में पता ही नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, मतलब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बहुत कम बच्चों को पता होगा कि होता क्या है, या डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, या फिर मेन क्लॉज क्या है, राइट। तो अब वो जब ऑप्शंस पढ़ेंगे तो वो कहेंगे कंजक्शन तो यार सारे हैं, तो अब इनमें से मैं कैसे पहचानूं कि सबऑर्डिनेटिंग वाला कौन सा होगा। तो इसीलिए ये सब है कि आप इसको पढ़ें, इसको स्टडी करें, जिससे कि आप वहाँ पर कंफ्यूज ना हो पाए और सबके पार्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए कि किसके कितने पार्ट और कौन सा वाला पार्ट क्या डिनोट कर रहा है, राइट। चलो अब आगे देखेंगे इसमें। हाँ जी, चूज द करेक्ट पेयर। ये तो वेरी इजी है। आइदर एंड का पेयर नहीं होता, नाइदर और का नहीं होता, नाइदर नॉर का होता है, आइदर और का पेयर हो जाता है, और बोथ और का नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, फैन बॉयज स्टैंड्स फॉर। देखो फैन बॉयज जो है वो तो अपने कंजक्शन हो गए जो 7 है। अब वो किसकी कैटेगरी में आएगा, टाइप्स ऑफ वर्ब्स में आएगा, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में आएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में आएगा, या फिर सेंटेंस टाइप्स में आएगा। तो ये जो है हमारा, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आता है, जो हमारा फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा था, जो कि 2 इक्वल पार्ट्स को ज्वाइन करता है। चलिए, विच कंजक्शन शोज कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब होता है कि जैसे कोई एक चीज है तो उससे बिल्कुल अपोजिट चीज, समझ रहे हो कैसे। अब देखो जो एंड है, अब जो एंड वाला कंजक्शन है वो तो हम साथ लाने के लिए यूज करते हैं ना, कि राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, तो ये दोनों तो साथ हैं, तो ये कंट्रास्ट में नहीं आएंगे। सो भी रीजन हो जाता है, ठीक है, फॉर मतलब किसी के लिए। लेकिन जो बट है वो दूसरी सिचुएशन को डिनोट करेगा और वो कंट्रास्ट की भी हो सकती है। तो जो कंट्रास्ट है वो कौन सा कंजक्शन शो करेगा, वो बट शो करेगा, राइट। ये हो गया क्लियर। चलिए, बिकॉज चूज द करेक्ट सेंटेंस, है ना। अब इसमें से करेक्ट चूज करना है। बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अब इसमें क्या है, पहले वाले में, अब इसमें बिकॉज से पहले कुछ भी नहीं है, और ये बिकॉज किस में यूज होता था, हमारे सबऑर्डिनेटिंग वाले में, है ना। अब जो बिकॉज के बाद लिखा है वो डिपेंडेंट क्लॉज है ना। लेकिन अब ये किस पे डिपेंड करे, इसके पास मेन क्लॉज तो है ही नहीं, मेन क्लॉज तो मिसिंग है ना। तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो डिपेंड किस पे कर रहा है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें मेन क्लॉज ही मिसिंग है, मेन क्लॉज है ही नहीं यहाँ पर, राइट। अब नेक्स्ट देखेंगे, आई स्टेड इनसाइड बिकॉज इट वॉज रेनिंग। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, अपने मेन क्लॉज पर, तो ये पॉसिबल है। और बाकी जो नीचे वाले 2 ऑप्शंस भी हैं, इसमें भी सिर्फ डिपेंडेंट क्लॉज है, बट उसका मेन क्लॉज जिस पर वो डिपेंड करे वो मिसिंग है। तो इसमें से कोई भी, इन तीनों में से कोई भी करेक्ट नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, नेक्स्ट इज, शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट डैश हार्ड वर्किंग, है ना, और हार्ड वर्किंग। अब ये तो फिर वो हो गया ना कि या तो वो इंटेलिजेंट है या तो वो हार्ड वर्किंग है, या फिर नॉट ओनली का वो देख लो, कोरिलेटिव। नॉट ओनली किसका पेयर बनाता है, बट ऑल्सो का। सिंपल, अगर कोरिलेटिव के थोड़े बहुत पेयर याद कर लोगे तो वो इजी हो जाएगा। जैसे आइदर का और, नाइदर का नॉर, नॉट ओनली का बट ऑल्सो। तो ये जो पेयर बन गया यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, बट ऑल्सो।
ओके चलिए, विच सेंटेंस यूजेस येट करेक्टली। अब ये बताना है कि येट कौन यूज कर रहा है। अब येट वाला किस में था पहले सोच लो। येट वाला जो था हमारा ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में था, येट सो। फैन बॉयज में वाई जहां आता था तो वाई स्टैंड्स फॉर येट, राइट। अब देखते हैं, ही इज टायर्ड येट कंटिन्यूज वर्किंग, ही इज टायर्ड एंड येट। अब येट के बाद तो कुछ है ही नहीं ना, कोई पेयर ही नहीं है, हमें कोई पेयर भी तो चाहिए ना, तो इस येट के बाद कुछ भी नहीं है। ही इज टायर्ड बट, येट ही इज टायर्ड बट, ये भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, बट के बाद भी हमें कुछ चाहिए होगा, ठीक है। ही इज टायर्ड है, ये भी नहीं होगा, ये होगा फर्स्ट इसका, ही इज टायर्ड येट कंटिन्यूज वर्किंग, कि वो थक चुका है बट मतलब फिर भी वो, येट का मतलब है फिर भी वो वर्क करना कंटिन्यू कर रहा है, ही इज वर्किंग। चलिए, आइडेंटिफाई द कंजक्शन ही वेटेड डैश द रेन स्टॉप, ठीक है। अब उसने वेट किया, अगर हम इसको हिंदी में कन्वर्ट करें तो हम क्या बोलेंगे कि उसने वेट किया जब तक कि बारिश बंद नहीं होगी, या उसने तब तक वेट किया जब तक बारिश बंद नहीं होगी। अब वो जो जब तक वाला है वो कब आएगा, देखो एंड नहीं आएगा, बट भी नहीं होगा और भी नहीं होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अंटिल। ही वेटेड अंटिल द रेन स्टॉप्ड। अब अंटिल जो है वो टाइम शो करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच कंजक्शन शोज टाइम। चलिए, बिकॉज नहीं होगा, ऑल्दो भी टाइम शो नहीं कर रहा है, सो भी नहीं कर रहा है, ये तो हमें पता है। व्हेन जो है वो टाइम शो करता है, तो व्हेन इज द कंजक्शन दैट शोज टाइम। ओके जी, अब बारी आती है फन फैक्ट्स की। यहीं तक थे हमारे एमसीक्यूज, एक बार उसको रिवाइज करिए सारे टॉपिक्स को। प्रीपोजिशंस का अब तो कंजक्शन भी हो गया, कंजक्शन तक। अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है बस इंटरजेक्शन, उसके बाद हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट है, उसके बाद फिर हम एमसीक्यू सीरीज लाएंगे। अब यहाँ पर फन फैक्ट देख लो, इन सेंटेंसेज विद बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यूजुअली कम्स आफ्टर बट। देखो एक और चीज इसको सीखना, जब भी हम बट का यूज करते हैं सेंटेंस में, बट वाला जो कंजक्शन है जो कि कौन सी कैटेगरी में आता है, कोऑर्डिनेटिंग, फैन बॉयज वाले में जो बी स्टैंड्स फॉर बट। तो यहाँ पर जो बट है, जब भी हम सेंटेंस में बट का यूज करेंगे तो बट के जो बाद वाला सेंटेंस होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बट के पहले वाले सेंटेंस से, ठीक है। ये फैक्ट होता है सेंटेंसेस में, यही कह रहा है कि जब भी सेंटेंस में बट का यूज हो तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी सेंटेंस की वो कहां पर होगी, आफ्टर बट। यहां पर लिखा है कम्स आफ्टर बट, है ना। तो जो सेंटेंस है उसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी वो बट के बाद वाली होगी। कैसे, ही इज वीक बट डिटरमाइंड। अब वो कमजोर है ना। अब आप उसकी बात किसी को बताना चाह रहे हैं तो आपका मेन फोकस क्या होगा कि वो वीक है बट वो डिटरमाइंड भी है। तो आपका मेन फोकस किस पे गया, उसकी वीकनेस पे या उसकी डिटर्मिनेशन पे, उसकी डिटर्मिनेशन पे गया, राइट। तो जब बट के बाद वाला जो भी वर्ड होगा तो वो हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एज कंपैरेटिवली बट से पहले वाले से। तो ये फैक्ट है। अगर आप किसी भी सेंटेंस में देखिएगा जो मेन फोकस है, ठीक है, वो किस पे दिया जाएगा, बट के बाद वाले पे, क्योंकि तभी हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जो की आइडिया है वो हमारा डिटरमाइंड रहेगा। ही इज वीक वो तो है ही है ना, वो तो हम बता रहे हैं कि वीक होने के बावजूद मतलब बाद भी, ठीक है। चलिए, पहला फन फैक्ट हो गया। नेक्स्ट, विदाउट कंजक्शंस इंग्लिश वुड साउंड रोबोटिक। हाँ, ये भी बड़ा अच्छा है कि अगर हम कंजक्शन का यूज नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई रोबोट ही हमसे बातें कर रहा है। क्यों, क्योंकि हम बोलेंगे आई वोक अप, ठीक है, आई डिड दिस, आई डिड दैट, आई डिड दैट। तो इस तरह से मतलब रोबोट ही तो बात करते हैं, मतलब कोई फीलिंग नहीं, कोई रिलेशन नहीं सेंटेंसेस में कि जब मैं उठा था तब मैंने ये किया था। हम तो इसी तरह बोलते हैं ना कि जब मैं उठा तो मैंने ऐसे किया, उसके बाद फिर ये हुआ एंड ये हुआ, बट ऐसा भी हो गया था। तो ये हम सब कंजक्शन का यूज करके चलते हैं पूरे दिन में, चाहे वो हम हिंदी में ही क्यों ना करें, राइट। तो यहाँ पर अगर हम कंजक्शन का यूज नहीं करते हैं तो जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारी कम्युनिकेशन है, इवन जो हमारी इंग्लिश है, वो बिल्कुल रोबोटिक साउंड करेगी। किस तरह से, अब जैसे कि यहाँ पर है आई वोक अप, पहला सेंटेंस खत्म, नो यूज ऑफ कंजक्शन। उसके बाद आई एट फूड, आई वेंट टू स्कूल। मतलब अब ऐसे अगर हम बोलें कि आई वोक अप, आई एट फूड, आई वेंट टू स्कूल, मैं उठा, खाना खाया और फिर स्कूल चला गया, है ना। अब अगर मैं कंजक्शन के साथ बोलूं इन्हें, आई वोक अप एंड एट फूड, मैं उठा और मैंने खाना खाया बिफोर आई वेंट टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले। तो वो कितना फर्क पड़ गया ना सेंटेंस के, मैं उठा, मैंने खाना खाया, मैं स्कूल गया। और अगर मैं कंजक्शन लगा के बोलूँगी मैं उठा और मैंने खाना खाया स्कूल जाने से पहले, तो कंजक्शन लगने से क्या है कि एक सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल बन रहा है, राइट, और वो रोबोटिक साउंड नहीं कर रहा है। ओके, चलिए
हाँ जी, लास्ट, ग्रामर एक्सपर्ट सेज कंजक्शन आर द ग्लू ऑफ सेंटेंसेस। अब ग्लू क्या होती है, अच्छा मुझे बताओ, जिससे हम कोई चीज़ पेस्ट करते हैं, राइट। अगर आपकी कोई चीज़ फट जाए, कुछ खराब हो जाए, तो हम क्या करेंगे, ग्लू से उसको पेस्ट करेंगे। अब पेस्ट करने के बाद क्या आप उस ग्लू को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, बट वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम कर जाती है, आपकी किसी बिगड़ती हुई चीज़ को बचा जाती है ना। तो कंजक्शन जो है वो ग्लू की तरह ही काम करते हैं, मतलब उस पर किसी का इतना फोकस जाता नहीं है ना, वो बिल्कुल छुप के रह जाता है, बट वो हमारे सेंटेंस को मीनिंगफुल बना के चला जाता है। किस तरह से? दे डोंट लुक इम्पॉर्टेंट बट एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट विदाउट देम, कि वो इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, मतलब कंजक्शन क्या ही है, एंड बट और सो, ये हमें लगाना ही क्यों है। लेकिन अगर हम कंजक्शन नहीं लगाएंगे तो पहली बात तो हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट लगेगा, रोबोटिक साउंड करेगा, राइट। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं, बट अगर इनकी एब्सेंस हो तो जो सेंटेंस है वो हमारा बिखरा बिखरा लगेगा, अपार्ट लगेगा, मतलब ज्वाइन नहीं लगेगा। तो कंजक्शन का मेन काम क्या हो गया, सेंटेंस को ज्वाइन करना। तो इसलिए इसका यूसेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेंटेंस के बीच में कनेक्शन को शो करता है, उनको ज्वाइन करता है। अगर ये यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे सेंटेंस बहुत बिखरे बिखरे लगेंगे, ना तो सुनने में अच्छे लगेंगे, ना ही बोलने में, और लिखने में तो वैसे नहीं पसंद हमें लिखना ज़्यादा, राइट। तो अब इसी के साथ हमारा कंजक्शन एंड होता है। ओके, ये 3 फन फैक्ट्स हमने याद रखने हैं। क्या? कि जब भी बट लिखा हो तो उसके बाद वाला जो वर्ड होता है उस पर ज़्यादा की फोकस जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड, कि अगर हम कंजक्शन का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल रोबोटिक साउंड करेगा। एंड थर्ड वन, कि ये जो है कंजक्शन है एज अ ग्लू वर्क करता है, मतलब ये दिखता नहीं है, लगता नहीं है कि इंपॉर्टेंट है, बट एक्चुअल में अगर इसकी एब्सेंस हो तो सेंटेंस में किसी काम का नहीं रहता, सेंटेंस बिल्कुल बिखरा बिखरा अपार्ट लगता है, राइट। तो अब इसी के साथ हमारा कंजक्शन एंड होता है। अब आप लोगों के पास जल्दी जल्दी वीडियोस आएंगी। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरजेक्शन, और अपनी मैथ, साइंस और उर्दू की तैयारी भी ऐसी चलाते रहिए, इंग्लिश तो हम करा ही रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।